Dear students, most welcome to all of you in my YouTube channel MK West Classes। आज आपको हम डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री बताएंगे। ये हमारा सेकंड लेक्चर होगा इस चैप्टर में। ये हम आपको बताएंगे स्पेशली किसके लिए, सॉल्वेबल फॉर वाई। ये आप BSc BTech और भी स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए सभी के लिए जो है ये अच्छा है, वो उसको तैयार करें। तो इसमें आपको पहले लेक्चर में हमने आपको बताया था सॉल्वेबल फॉर P, यानी वो इक्वेशन P के लिए कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो वो P के लिए हो गया, उसके बाद Y के लिए, फिर इसके बाद एक आएगा X के लिए। तो आपके सामने कितने रास्ते आ गए, 3, कि हम किसी इक्वेशन को P के लिए कैसे सॉल्व करेंगे, Y के लिए और X। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं कि जरूरी सभी के लिए सॉल्व हो जाए। कोई क्वेश्चन केवल P के लिए सॉल्व होगा, कोई केवल Y के लिए होगा, कोई केवल X के लिए, कोई दो के लिए हो सकता है। तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, इन्हीं लिए इसे 3 मेथड बनाए गए हैं। P के लिए हमने आपको बताया था कि वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इन P हो, क्यूबिक इन P हो, बाई क्वाड्रेटिक इन P हो। अगर आप हिंदी में बोलें तो P में 2 घातीय समीकरण हो तो बना सकते हैं, त्रिघातीय हो, चतुर्घातीय हो, ऐसे समीकरण हम बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम आपको बता रहे हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। देखिए, सबसे पहले जो इक्वेशन सॉल्व फॉर आप y ले रहे हैं, थोड़ा सा समझ लें इसके बारे में, है ना। एक क्वेश्चन अगर आप अच्छे से समझ जाएंगे तो हमारा ख्याल है कि आप 4-5 क्वेश्चन तो आराम से लगा सकते हैं। ठीक, धीरे धीरे करके ये आप बढ़ेंगे आगे। तो इसमें हम आपको 3 रास्ते बना देते हैं। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, ठीक है। इसके हम 3 रास्ते बना रहे हैं। फर्स्ट ऑर्डर नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री का है ये। तो 3 रास्ते कौन कौन दे रहे हैं। जो इक्वेशन हो क्या है, फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री है, उसके लिए 3 रास्ते हैं कि ये हो जाएगा सॉल्वेबल फॉर P। तो ये हो जाएगा फॉर P, ये फॉर Y और ये फॉर X। ठीक है, ये फॉर Y है, ये फॉर X है, ये फॉर P है। तो P में वो क्वाड्रेटिक हो सकता है, बाई क्वाड्रेटिक हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है, बाई क्वाड्रेटिक हो सकता है, ऐसे वो हम P के लिए सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर वो इक्वेशन मान लीजिए Y में 1 घात है, लीनियर है ना, Y में 1 घात का हो या X में 1 घात का हो केवल, फिर वहाँ पे Y आए तो केवल 1 ही घात में आए, 2 घात में ना आए, तो हम उसको Y के लिए सॉल्व कर देंगे। अगर X 1 घात में आता है तो X के लिए सॉल्व कर देंगे, और P में आता है तो 2 घात में, 3 घात में, 4 घात में, तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए बताना ज़रूरी है, क्योंकि आपको एग्जाम में पहले रिकग्नाइज करना होगा कि इक्वेशन लगेगा किधर से। कभी कभी आप कन्फ्यूज रहेंगे, वहाँ तो सिर्फ ये लिख के आ गया कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आपके लिए समस्या होगी ये किसके लिए सॉल्व करें, सबसे बड़ी समस्या हो जाएगी, है ना। तो कोई ऐसा तो है नहीं कि जो आप पढ़ के गए वही आ जाए, कुछ भी आ सकता है। इसलिए उसको आप कैसे देखेंगे, तो हमने P के लिए सॉल्व करना आपको बता दिया है। क्वाड्रेटिक ज़्यादा आपने देखा क्वाड्रेटिक ही बने थे, है ना। तो क्वाड्रेटिक में उसको बना दिया हमने, सीरीधराचार मेथड लगाया या फैक्टर मेथड लगाया, वो है। जो लोग नहीं पढ़े इसको, वो पहला लेक्चर जरूर देख लेंगे, तभी ये समझ में आएगा। अब हम आज जो हम बताने जा रहे हैं वो क्या है, Y के लिए सॉल्व करेंगे। तो इसका मतलब होगा उस इक्वेशन में Y जो होगा वो 1 पावर, उसकी पावर क्या होगी, सिर्फ 1, ओनली 1, स्ट्रिक्टली 1 पावर होनी चाहिए। ऐसे जब X के लिए सॉल्व करेंगे तो फिर X की 1 पावर होगी। ठीक है, तो ये हमने आपके लिए एक छोटा सा डिजाइन कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। हम देखिए, जैसे ये इक्वेशन आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने को दिया गया, तो इसमें आप समझे ध्यान से। तो देखो ये P में क्वाड्रेटिक है, तो इसको हम P के लिए सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको ट्राई भी करिएगा, क्योंकि P के लिए हमने आपको बताया ही है। तो हम इसको सीरीधराचार विधि से P के लिए सॉल्व करना सीखेंगे। अगर आप उसको देखिए कि क्या कोई कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं कि नहीं हो रही। अगर हो रही हैं तो फिर वहाँ से हट के आप दूसरा रास्ता कौन सा लेंगे, Y के लिए। अगर वहाँ से हो जाता है तब भी आंसर सही माना जाएगा, नहीं होता तो Y के लिए है ना। लेकिन X के लिए भी देख लो, X के लिए सॉल्वेबल नहीं है, क्योंकि X में देखिए 2 पावर है, यहाँ पे 3 पावर है, ये X के लिए सॉल्वेबल बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर Y में देखिए 1 पावर है, ठीक है, ये Y के लिए सॉल्वेबल है, और क्वाड्रेटिक इन P भी है, इसलिए ये P के लिए भी सॉल्वेबल है। इतना आप कर सकते हैं, ठीक। लेकिन इसका मतलब हम Y के लिए सॉल्व करने जा रहे हैं। P में हो सकता है दिक्कत आ रही होगी, तभी किया गया Y के लिए, तो आप P के लिए जरूर सॉल्व करके देखिएगा, तो आपको ये पता चलेगा, डर खत्म होगा कि हम P के लिए अगर सॉल्व करते हैं तो नहीं हो रहा है, तभी Y के लिए ये काम किया गया है ना। थोड़ा सा एक अंतर आपको जरूर कर लेना चाहिए। तो अभी आपके पास समय है, इसको जरूर चेक करिएगा। हम चलो Y के लिए सॉल्व करते हैं। तो जब Y के लिए सॉल्व करते हैं तो इक्वेशन कैसा बनाएंगे, इसको हम
सबसे पहले y इधर ले आएंगे तो y एक्स स्क्वायर पी वाई जी इक्वल टू हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब पी स्क्वायर माइनस ए क्यूब। फिर y को अकेला कर लीजिए तो ये y इसे डिवाइड कर दीजिए तो हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब पी स्क्वायर अपान ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर पी और माइनस ए क्यूब अपान एक्स स्क्वायर पी। ये क्वेश्चन समझिए, बहुत अच्छे समझिएगा आप इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा y जी इक्वल टू ये आ जाएगा माइनस एक्स पी हो जाएगा माइनस ए क्यूब एक्स पावर माइनस टू पी पावर माइनस वन। इसको समझिए। अब देखिए y अकेले हो गया, इधर सब x और p के फंक्शन हो गए तो इसको हम लोग बोलते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स कामा पी। ये इस फॉर्म का हो गया, ठीक है। तो इसको कहते हैं सॉल्वेबल फॉर y, ऐसे आप समझिए। तो ये y के लिए सॉल्वेबल हो गया। अब हम इसके बाद करते क्या है कि इसको जो है डिफरेंशिएट कर देंगे। तो पहले देखिए y अलग हो गया, ये अलग हो गया। अब आप इसको डिफरेंशिएट करके आगे बढ़ेंगे तो इसको डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू ये माइनस से प्रोडक्ट ले लीजिए तो ये हो जाएगा x डी डी एक्स ऑफ p और p रुकेगा तो x का 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम माइनस यहाँ पे लिख देते हैं, जगह नहीं यहाँ लिख देते हैं माइनस ए क्यूब और यहाँ से इधर आ रहे हैं ना तो ये ए क्यूब एक्स पावर माइनस टू का डिफरेंशिएशन या एक्स पावर माइनस टू अगर हम रोक लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस वन इंटू पी पावर हो जाएगा माइनस टू, साथ में डी डी एक्स ऑफ पी और प्लस ये हो जाएगा एक्स पावर माइनस टू का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस टू एक्स पावर माइनस थ्री और पी पावर माइनस वन। ये इतना आपको मिल जाएगा। ये आपको समझ में आया? देखिए ये माइनस एक्स पी माइनस बाहर रोक लिया, ठीक है, और ये x रुका तो p का, p रुका तो x का, ए क्यूब इन दोनों का x पावर माइनस टू माइनस वन पावर p पावर माइनस टू माइनस वन इंटू p पावर माइनस टू डी डी एक्स ऑफ p, क्योंकि p तो क्लियर है नहीं, और माइनस टू इंटू एक्स पावर माइनस थ्री p पावर माइनस वन, क्योंकि x पावर माइनस टू का डिफरेंशिएशन माइनस टू एक्स पावर माइनस थ्री हो जाएगा। तो इसको पहले कॉपी करिए फिर आगे बढ़ाते हैं इसको। अब देखिए इसको, और जो डी डी एक्स ऑफ वाई होगा इसको क्या दिखा देंगे, ये हो जाएगा आपका p, ये सिंबल p दिखा देते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये अपना इक्वेशन नंबर 1 अभी अलग कर दीजिए, पढ़ा रहने दीजिए, काम आएगा। ये हो जाएगा p इज इक्वल टू माइनस एक्स डी डी एक्स ऑफ p माइनस p हो जाएगा माइनस, ये ब्रैकेट खोल दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस ए क्यूब अपान ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर हो जाएगा और ये डी डी एक्स ऑफ पी हो जाएगा। ये भी प्लस टू हो जाएगा, है ना, थोड़ा मिटा देते हैं इधर, ये भी इसके आगे बढ़ाते हैं इसको, ये माइनस माइनस प्लस टू ए क्यूब हो जाएगा, समझ में आ रहा होगा, और नीचे हो जाएगा आपका एक्स क्यूब और ये पी हो जाएगा एक्स क्यूब पी डाउन हो जाएगा, ठीक है। इतना आपका बन जाएगा, मिला लीजिएगा, सही है, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये पी उधर बुला लेंगे और इन दोनों में डी डी एक्स ऑफ पी कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये पी उधर लेके जा रहे हैं और डी डी एक्स ऑफ पी कॉमन ले लेते हैं, पॉजिटिव बना लो। तो ये हो जाएगा ए क्यूब अपान एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस हो जाएगा एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ पी हो जाएगा प्लस, अब यहाँ पर ये टर्म बचेगा टू ए क्यूब, तो टू ए क्यूब अपान एक्स क्यूब पी हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस पी उधर हो जाएगा तो माइनस टू पी इज इक्वल टू जीरो। ये आपके सामने इतना बन रहा है, ठीक है। कैलकुलेशन बहुत ही सावधानी से करिएगा, नहीं ज़रा सा भी गलत होगा तो आप फिर बात पकड़ नहीं पाएंगे गया कहाँ, है ना। यहाँ पर कितना हो जाएगा, आप इसमें एलसीएम ले लो, अच्छा रहेगा। एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर का एलसीएम तो हो जाएगा ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब पी स्क्वायर हो जाएगा, साथ में हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ पी हो जाएगा प्लस, यहाँ देखिए टू कॉमन आप ले सकते हैं दोनों में, और नीचे ये आपका एलसीएम एक्स क्यूब पी यानी टू अपान एक्स क्यूब पी कॉमन कह सकते हैं, ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब वहाँ पे चला जाएगा और ये हो जाएगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो।
ज़रा न्यूमरेटर दोनों का ध्यान से देखेंगे तो आपको कॉमन दिखाई दे रहा होगा, सेम है ना। और यहाँ पर नीचे एक्स पी भी एक्स स्क्वायर पी कॉमन हो जाएगा। तो कितना कॉमन हो रहा है देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब पी स्क्वायर अपान, ये हो जाएगा एक्स भी का एक्स स्क्वायर कॉमन हो रहा है, साथ में पी कॉमन होगा, पी कॉमन हो जाएगा। ठीक है, इतना कॉमन में आ जाएगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा ये ध्यान से देखिए, ये बन जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर पी, एक पी बच जाएगा तो 1/p, साथ में डी डी एक्स ऑफ पी बन जाएगा और प्लस 2 और अपान यहाँ पे एक्स स्क्वायर गया है तो पी एक्स बच जाएगा और इज इक्वल टू 0। ये जो डिनोमिनेटर में है ये 0 की ओर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बचेगा ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब पी स्क्वायर इंटू 1/p डी डी एक्स ऑफ पी प्लस 2/x इज इक्वल टू 0। ये आपके सामने आ रहा है। ठीक है, इतना आप कॉपी करिए तब बताएं। अब देखिए यहाँ पे एक डिस्कशन होगा, वो ज़्यादातर स्टूडेंट नहीं करते हैं, वो सीधे सोल्यूशन पे आ जाते हैं। ये भी ठीक नहीं है, जब डिस्कशन हो रहा हो तो आप ज़रूर समझिए। देखिए यहाँ पर 2 ब्रैकेट्स आपको दिख रहे हैं, इनका प्रोडक्ट क्या है 0 है, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। ज़रा इसको करके देखते हैं पहले। तो देखिए आइदर ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर डेरिवेटिव नहीं है, डेरिवेटिव मतलब इसका डिफरेंशियल नहीं, पी का डिफरेंशियल है कि नहीं, डी पी बाई डी एक्स ये डिफरेंशियल कहलाता है। यहाँ पे डिफरेंशियल नहीं है, तो जब किसी इक्वेशन में डिफरेंशियल ही ना हो, डेरिवेटिव ना हो, तो वो जो सोल्यूशन देगा वो कैसा सोल्यूशन देगा, सिंगुलर सोल्यूशन देगा। सोल्यूशन 3 तरह के होते हैं, जनरल सोल्यूशन, पार्टिकुलर सोल्यूशन और सिंगुलर सोल्यूशन, ऐसे बनते हैं। जनरल सोल्यूशन जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कंटेंट हो, यानी इसमें जैसे सी लिखते हैं, सी कंटेंट हो तो उसको मेनी इनफाइनाइट वैल्यू दे सकते हैं, बदल के बहुत से वैल्यू निकाल सकते हैं सोल्यूशन, तो इसलिए वो जनरल सोल्यूशन हो गया। अगर हम उसी सोल्यूशन में, जनरल सोल्यूशन में ही अगर हम सी को कोई विशेष कोई पर्टिकुलर वैल्यू दे दें तब जो सोल्यूशन बनेगा वो पर्टिकुलर सोल्यूशन कहलाएगा। वो अगर किसी सोल्यूशन में सी हो ही ना, सी इज एब्सेंट, तब वहाँ वैल्यू देने की कोई बात ही नहीं उठती, उस समय जो सोल्यूशन होगा वो क्या कहलाएगा, उस इक्वेशन का सिंगुलर सोल्यूशन कहलाएगा। तो आप ध्यान दीजिए, ये जो आपके सामने इक्वेशन आया है ये फ्री फ्रॉम डिफरेंशियल है, तो दिस इज फ्री फ्रॉम डिफरेंशियल है, सो इट गिव्स द सिंगुलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आपका एक एक्सप्लेनेशन हो गया। इसको हम एक तरीके से और बोलते हैं, कैसे बोलते हैं वो भी सीख लीजिए आप। ठीक है, 2 नहीं लिखेंगे, ये बता दे रहे हैं इसे। और देखिए कि हम यहाँ से अगर हम P को इक्वेशन नंबर 1 से एलिमिनेट कर दें, यानी जो गिवन इक्वेशन है वहाँ ये P को एलिमिनेट कर दें, तो वहाँ पर जब P हट जाएगा तो जो सोल्यूशन आएगा, एक रिजल्ट आएगा, उसमें आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं मिलेगा। यानी हम उस जो सोल्यूशन आएगा वो हम इसके जो जनरल सोल्यूशन आने वाला है उससे उसको हम फाइंड नहीं कर सकते, वो बिल्कुल अलग ब्रांच हो गई। तब हम ऐसे सोल्यूशन को क्या बोलेंगे, सिंगुलर सोल्यूशन। ठीक है, यानी सिंगुलर सोल्यूशन कैन नॉट बी फाउंड फ्रॉम जनरल सोल्यूशन। ये सब जानकारी आपको अच्छे से होनी चाहिए। ठीक है, नहीं तो आप कंपटीशन इत्यादि में फिर आपको दिक्कत आने लगेगी। ये सीखिए सब। ठीक, हम एक क्वेश्चन आपको अच्छे से बता दे रहे हैं, इसको समझिए, इसी को बेस बना के आगे आप ट्राई करें। नहीं लगता है ज़्यादा निराश मत होइए, डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है, फिर आगे हम आपको बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो सिंगुलर सोल्यूशन हो गया। अब सिंगुलर सोल्यूशन के साथ अब हम दूसरा जब ब्रैकेट लेंगे तो कौन हो जाएगा, 1/p। ये तो यहाँ पे क्या लिखोगे, r, तो हो जाएगा 1/p डी डी एक्स ऑफ p प्लस 2/x इज इक्वल टू 0, ये बन जाएगा। ठीक है, तो इसको देखते हैं ये इक्वेशन क्या बन रहा है। यहाँ पे रास्ते 2-3 बन जाते हैं, जैसे होमोजीनियस बन सकता है, वेरिएबल सेपरेबल बन सकता है, लीनियर बन सकता है ना। तो हम ले लेते हैं इसको 1/p डी डी एक्स ऑफ p इज इक्वल टू माइनस
2/x, तो हो जाएगा dp/p इज इक्वल टू -2, इसको -2 इंटू dx/x आप लिखिए। देखिए दोनों की फैमिली अलग हो गई, p की फैमिली इधर हो गई, x की फैमिली उधर हो गई, दोनों परिवार अलग अलग हो गए, वेरिएबल सेपरेबल हो गया। आपने पढ़ा है पिछले चैप्टर में। इसको क्या करते हैं अब इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इंटीग्रेटिंग हो जाएगा, तो हो जाएगा dp/p इज इक्वल टू -2 dx/x प्लस एक कांस्टेंट हमने जोड़ दिया log c। log क्यों जोड़ दिया? क्योंकि हमने एडवांस में देख लिया कि लॉगरिथमिक ए भी है, लॉगरिथमिक ए भी बनेगा, तो log c जोड़ दिया, तो ये हो जाएगा log p इज इक्वल टू -2 log x प्लस log c। ये हो जाएगा log p इज इक्वल टू, ये -2 को चाहो तो log m⁻n के फार्मूले से m⁻n कर दो, तो ये बन सकता है x⁻−2 प्लस log हो जाएगा c। ठीक है, इतना आप नोट करिए, पहले कॉपी करिए। अब देखिए इसको यहाँ से ले आइए, तो कितना हो जाएगा ये log p इज इक्वल टू log c(x⁻−2), एंटी log ले लो तो हो जाएगा c(x⁻−2) या p इज इक्वल टू c/x² कर लो, कुछ भी जो आप चाहें। ये हो गया नंबर 2। इसमें ज़्यादातर जो इक्वेशन होते हैं वो दो तरह से सॉल्व होते हैं। एक होता है कि हम p को एलिमिनेट कर ले जाते हैं, जैसे ये p है तो हम नंबर 1 नंबर 2 से p को एलिमिनेट कर देंगे। सीखिए पहले नियम, है ना। तो p को एलिमिनेट कर ले गए तो ठीक है, वो जनरल सॉल्यूशन डायरेक्ट आपको मिल जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसी समस्याएं आपके सामने आएंगी जब लगाने चलेंगे कि p एलिमिनेट नहीं होगा, तब उस अवस्था में क्या करते हैं, तब फिर हम x की वैल्यू अलग निकालेंगे, y की वैल्यू अलग निकालते हैं। वो दोनों जो वैल्यू निकलेंगी, जो रिलेशन निकलेगा वो p के टर्म में निकलेगा। यानी एक तरह से कहिए कि x एंड y दोनों रिलेशन p के टर्म है, तो वहाँ पे p कैसे यूज किया जाएगा, एज ए पैरामीटर, तो p पैरामीटर हो जाएगा वहाँ पर। ठीक है, लेकिन अभी देखिए यहाँ पर बहुत आसानी से p एलिमिनेट हो रहा है। क्यों? क्योंकि p अकेले बैठा है, p को हम वहाँ पर सीधे रख देंगे, आपको p एलिमिनेट हो जाएगा। मान लीजिए इन केस कोई क्वेश्चन आप सॉल्व करने लगे और वहाँ पर ऐसे लग गया p³ और +1 ऐसा कुछ आ गया, तो यहाँ से p निकाल कर रखना आसान नहीं होगा, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तब उस अवस्था में हम फिर x की वैल्यू p में और y की वैल्यू भी p के पदों में निकालते हैं, फिर कहते हैं दोनों इक्वेशन एक साथ मिलकर दिए गए इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन देते हैं। और वहाँ p को क्या बोलते हैं हम लोग, पैरामीटर बोलते हैं, क्योंकि x और p, x एंड y बोथ डिपेंड्स अपॉन p, इसलिए p इज पैरामीटर। ठीक है, वो दूसरे केस में आएगा। अभी हमने जो सोल्यूशन लिया है इसमें सीधा p को हम एलिमिनेट कर देते हैं। लेकिन इसलिए हमने आपसे बता दिया कि मान लीजिए आप तुरंत एक क्वेश्चन समझने के बाद नया क्वेश्चन लगाने लगे और वहाँ पर आप पता चला कि p को एलिमिनेट नहीं कर पाए, तो आपको मन में एक आ जाएगा कि अरे तो हम लगा ही नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा घबराना नहीं है, वो दूसरा वीडियो जब देंगे तो उसमें आपको करके दिखाएंगे। इसमें हम एक क्वेश्चन अच्छे से आपको समझा दे रहे हैं कि पहले आप इस तरह के जो क्वेश्चन हो जिसमें p एलिमिनेट हो रहे हों उनके लगाइए। ठीक है, कैसे देखिए, तो यहाँ पर आपका क्या चल रहा था, p इज इक्वल टू, ये क्या लिखेंगे आप लोग, एलिमिनेटिंग p फ्रॉम 1 एंड 2। देखिए 1 हमने इसीलिए रोक रखा था कि आपको यहाँ पर दिक्कत ना हो। तो कैसे करेंगे, सोल्यूशन आने वाला है, बस इसी को ले जाकर वहाँ रख दीजिए, तो कितना आ जाएगा, हो जाएगा x³ इंटू c/x² ठीक है, और ये प्लस हो जाएगा x² इंटू c/x² इंटू y प्लस a³ इज इक्वल टू 0। तो ये x³ c²/x⁴ हो जाएगा, x² कैंसिल, cy हो जाएगा और प्लस a³ हो जाएगा, फिर x कट जाएगा, c²/x प्लस cy और प्लस a³ इज इक्वल टू 0। तो ये c², ये x वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस c इंटू xy प्लस a³ इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द जनरल सोल्यूशन, है ना, दिस इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1। ये हो गया। तो बताइए जनरल सोल्यूशन किसको कंटेन करता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को कंटेन करता है, तो इसमें जनरल सोल्यूशन है। अभी हम यहाँ पे c की कोई विशेष वैल्यू रख दें, कोई पर्टिकुलर वैल्यू रख दें, c इज इक्वल टू 1 रख दें, 2 रख दें, 0 रख दें, तो उस अवस्था में ये जो है पार्टिकुलर सोल्यूशन आपको बताएगा। और ऐसा सोल्यूशन जो आपको हमने बताया कि जिसमें c हो ही ना, c एब्सेंट हो, तो ऐसा सोल्यूशन क्या होगा,
सिंगुलर सोल्यूशन, लेकिन सिंगुलर सोल्यूशन इस जनरल सोल्यूशन से नहीं प्राप्त किया जा सकता, ये जरूर ध्यान रखिएगा, है ना। सिंगुलर सोल्यूशन कैन नॉट बी फाउंड फ्रॉम जनरल सोल्यूशन, वो अलग हो जाता है और ये अलग हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज जनरल सोल्यूशन। तो ये आप जो है खूब अच्छे से पहले इसी क्वेश्चन को जो हमने बताया है, इसी को समझ के फिर इसी को पहले अपने मन से लगाइए। देखिए लगा पाते कि नहीं, आपसे बहुत सी गलतियां भी हो सकती हैं बीच बीच में, पहले अच्छे से पहले इसको रिवाइज कर लीजिए। फिर उसके बाद जो है आप कोई एक नया क्वेश्चन अटैम्प्ट करिए, लेकिन उसमें अगर पी एलिमिनेट नहीं होता तो घबराना नहीं, क्योंकि पी उसका रास्ता दूसरा हो जाता है ना। और अगर पी एलिमिनेट हो जाता है तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत आंसर का कोई फ़र्क आता है क्या, जैसे हमने आप वेरिएबल से वेरिएबल बनाया, वहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का फ़र्क आ जाता है, तो वो ज़्यादा आपको घबराना नहीं है, क्योंकि यूनिक नहीं होता है ना ये, इसलिए ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए। ठीक है, आप सबको एक ये जो है काम दे रहे हैं हम, इसको आप सॉल्व जरूर करिए। पहले क्या है, पहले जो क्वेश्चन में सॉल्व कराया उसी को पहले सॉल्व करिएगा, ठीक है, बिना देखे, एक बार समझ के फिर बिना देखे उसको करिएगा। उसके बाद एक नया क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये देखिए आपके सामने आ चुका है, इसका हमने जनरल सोल्यूशन भी लिख दिया है, आप आंसर मिला सकते हैं। देखिए सी के टर्म में आया कि नहीं आया, तो इसको आप सॉल्व करिएगा अच्छे से, बहुत ही स्थिरता से करिएगा, है ना। जल्दीबाजी में करेंगे तो आपसे कई बार गलत हो जाएगा, परेशान हो जाएंगे। एक बार में अच्छे से डिफरेंशिएट करना, उसके बाद इसको जो है आगे बढ़ाना, ठीक है। और देखिए हम आपको एक पहचान और दिखा दें, यहाँ पर ये p में क्वाड्रेटिक नहीं है, ये p में पावर 4 है, तो p के लिए सॉल्व नहीं होगा ये। उसके बाद ये x में देखिए एक घात के बाद साथ में दो घात भी है, ये भी सॉल्व नहीं होगा। तो किसके लिए सॉल्व होगा, सिर्फ y के लिए सॉल्व होगा, यानी दिस इज द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स कामा p, है ना, यानी सॉल्वेबल फॉर। तो आप पहले ये भी समझिए ये किसके लिए सॉल्वेबल है, सॉल्वेबल फॉर y, इसके y के लिए सॉल्वेबल है। तो आपका थोड़ा सा डर भी खत्म हो गया होगा कि एग्जामिनेशन में आप पहचानेंगे कैसे कि ये y के लिए सॉल्व कर सकते हैं कि x के लिए कि p के लिए। तो आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर y में एक घात है, इसलिए y के लिए सॉल्व है। x में एक घात होता तो हो जाता, लेकिन यहाँ पे x में क्या है, 2 घात, इसलिए x के लिए सॉल्व नहीं करेंगे। p के लिए भी नहीं करेंगे, p पावर 4 के बाद डायरेक्ट क्या है p, तो ये भी सॉल्व नहीं किया जा सकता, काफ़ी कठिन काम है, इसलिए आप इसको y के लिए सॉल्व करेंगे। जैसे हमने बताया है बिल्कुल उसी रास्ते पे आप जाइएगा, आसानी से उत्तर आ जाएगा, है ना। इसके लिए मैं आपके लिए शुभकामनाएं देता हूँ कि आपसे ये क्वेश्चन लग जाए, है ना। और लग जाएगा तो हम आपको दूसरा बताएंगे जिसमें पैरामीटर फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है। तो पहले एक आप लगाइए, ठीक। आप लोगों ने वीडियो देखा, कैसा लगा आप कमेंट करें, वीडियो पूरा देखें। हम देख रहे हैं बहुत लोग जो है वीडियो 10 सेकंड 20 सेकंड देख के हटा देते हैं, वो खाली एक मजाक कर रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो कुछ कर भी नहीं पाएंगे, है ना, वो उनके बस का नहीं है। अगर आप देखते हैं तो पूरा देखिए इसको, नहीं तो आपको भी बहुत दिक्कत आएगी, ठीक है। इतना भी आप अभी पढ़ने में अच्छे नहीं हैं कि आप बहुत वो कर ले जाएंगे। तो अभी आप स्टूडेंट हैं, अभी शुरुआत, अगर मान लिया पहले से पढ़ चुके हैं तो अलग बात है, अगर आप शुरू कर रहे हैं तो ओवर कॉन्फिडेंस आपके लिए जो है डेंजरस होगा। पूरा पढ़िए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।